आज के वीडियो में प्रोटीन्स के बारे में संपूर्ण जानकारी समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोटीन्स जीवधारियों के शरीर के महत्वपूर्ण घटक हैं। जो प्रोटीन्स हैं ये जो जीवधारी होते हैं उनके शरीर के महत्वपूर्ण घटक होते हैं और प्रोटीन की खोज मोल्डर ने की थी। जो प्रोटीन की खोज की वो मोल्डर ने की थी और प्रोटीन जो नाम है ये सन 1838 ईस्वी में बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन नाम किसने दिया? तो 1838 में बर्जीलियस ने दिया, यानी प्रोटीन का नामकरण किया था बर्जीलियस ने और खोज की थी मोल्डर ने। अगर प्रोटीन के रासायनिक संयोजन की बात की जाए, मतलब प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है ये देखा जाए, तो प्रोटीन भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। मतलब प्रोटीन का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट को समझाया था, फिर लिपिड्स को समझाया, तो उसमें बताया था कि इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। बिल्कुल उसी तरह से प्रोटीन भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। लेकिन प्रोटीन्स में लगभग में 16% नाइट्रोजन और कुछ सल्फर भी होती है। प्रोटीन में क्या होती है? 16% नाइट्रोजन भी पाई जाती है और कुछ मात्रा में सल्फर भी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से बनती है या नाइट्रोजन के मिलने से बनती है। और आपको बता दें कि कुछ प्रोटीन्स में फास्फोरस तथा आयोडीन भी होती है, यानी कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनमें फास्फोरस और आयोडीन भी पाई जाती है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। जो प्रोटीन है ये अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। मतलब ये हुआ कि प्रोटीन्स का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है पूछा जाए तो अमीनो अम्ल से होता है। यदि आपके मन में प्रश्न हो कि अमीनो अम्ल क्या है, तो अमीनो अम्ल एक प्रकार के कार्बनिक अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन अणु में बहुत से अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, कई सारे अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए कहा गया प्रोटीन अणु में बहुत से अमीनो अम्ल पेप्टाइड बांड के द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थात अमीनो अम्ल पेप्टाइड बांड द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं अथवा आपस में जुड़े होते हैं। जैसा कि आप लोग अमीनो अम्ल की संरचना में देख भी रहे हैं कि पेप्टाइड बंध में एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल जो ग्रुप है, कार्बोक्सिल जो समूह है यानी COOH जो है, यह दूसरे अमीनो अम्ल के एमिनो ग्रुप यानी NH2 से जुड़ता है। जो चित्र है इस चित्र में आप देख रहे हैं ये अमीनो अम्ल अणुओं की आदर्श संरचना का चित्र दिखाया गया है। इसमें देखिए जो पेप्टाइड बंध है, पेप्टाइड बंध में एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह जो है, कार्बोक्सिल जो ग्रुप है, ये दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो ग्रुप से या अमीनो समूह से जुड़ा हुआ है, NH2 से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चलें कि प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और इनमें से केवल 20 अमीनो अम्ल ही जंतु और पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। यानी पूरी प्रकृति में लगभग में 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 20 अमीनो अम्ल जंतु और पादप यानी कि प्लांट और एनिमल सेल में मिलते हैं और यही अमीनो अम्ल आपस में चेन बनाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी यही 20 अमीनो अम्ल क्या करते हैं, आपस में एक चेन का निर्माण करते हैं और चेन बना करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो अमीनो अम्ल प्रोटीन्स की संरचनात्मक इकाई होते हैं। अमीनो अम्ल क्या हैं? तो प्रोटीन्स की संरचनात्मक इकाई होते हैं और प्रोटीन का निर्माण करने वाले इन 20 अमीनो अम्लों में से, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इन 20 अमीनो अम्लों में से 10 अमीनो अम्ल भोजन से मिलते हैं। 10 अमीनो अम्ल भोजन से
प्राप्त होते हैं, जिन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है, अथवा अंग्रेजी में कहें तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। जो 20 अमीनो अम्ल हैं, इनमें से 10 अमीनो अम्ल जो भोजन से प्राप्त होते हैं, इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। मतलब 20 में से 10 अमीनो अम्ल जो भोजन से हमें मिले, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। और शेष जो 10 बचे हुए हैं, तो शेष 10 अमीनो अम्ल अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अनावश्यक, क्योंकि इनका निर्माण जंतु कोशिका स्वयं करती है। अगर कुछ उदाहरण अनिवार्य अमीनो अम्लों के देखे जाएं तो आर्जिनिन है, हिस्टेडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है, मिथियोनिन है। ये सब क्या है? ये अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। और अगर अनावश्यक को देखा जाए, अनिवार्य को देखा जाए, या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को देखा जाए, तो एलिनिन है, एस्प्रेजिन है, एस्पेटेंट है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक अम्ल है। ये क्या होते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। आपको बता दें कि जीवाणु अथवा बैक्टीरियल सेल्स में 1000 से 2000 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, जीवाणु की कोशिका होती है, उसमें 1000 से 2000 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और स्तनियों की अगर बात की जाए तो स्तनियों के शरीर में 10,000 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जो स्तनी होते हैं, उनके शरीर में 10,000 प्रकार के प्रोटीन। और अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य के शरीर में 50,000 से भी अधिक प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें 50,000 से भी अधिक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। चलिए अब प्रोटीन्स का वर्गीकरण अथवा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को समझा देते हैं। तो देखिए, प्रोटीन्स के वर्गीकरण के 2 आधार हैं। पहला आधार है अणुओं की आकृति और दूसरा है रासायनिक संयोजन के आधार पर। यानी अणुओं की आकृति के आधार पर प्रोटीन्स का वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक संयोजन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। अगर पहले को देखा जाए, अणुओं की आकृति के आधार पर देखा जाए, तो प्रोटीन्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फाइब्रस प्रोटीन, नंबर 2 गोलाकार प्रोटीन। अगर फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो ये फैलने व सिकुड़ने वाले इनमें गुण पाए जाते हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है, इसमें फैलने व सिकुड़ने वाले गुण पाए जाते हैं। और ये पानी में अविलेय होते हैं, घुलते नहीं हैं, अविलेय कहा गया है। और इन्हें संरचनात्मक प्रोटीन कहते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं। ये कोशिकाओं एवं ऊतकों को दृढ़ता प्रदान करती हैं, अवलंबन प्रदान करती हैं एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसीलिए कहा गया है ये कोशिकाओं एवं ऊतकों को दृढ़ता, अवलंबन एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर फाइब्रस प्रोटीन्स के उदाहरण देखा जाए तो उदाहरणों में संयोजी ऊतक का जो कोलेजन है, पेशियों के एक्टिन, मायोसिन प्रोटीन है, मकड़ियों के जाले के रेशमी धागे, सल्क, नखों, पंजों, नाखून, पिच्छों व पंखों, सींग, खुर आदि का जो केराटिन है, रुधिर प्लाज्मा में जो फाइब्रोनोजन है, तथा माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो ट्यूबुलिन है, ये सब क्या होती हैं? फाइब्रस प्रोटीन्स के उदाहरण होते हैं। अब दूसरा है गोलाकार प्रोटीन्स। तो गोलाकार प्रोटीन्स एक गोल क्यों हो जाते हैं? वलित होकर के गोल बन जाते हैं, गोल आकृति बना लेते हैं और ये जल में विलेय होते हैं। देखिए, जो फाइब्रस प्रोटीन थी वो जल में अविलेय थी, घुलती नहीं थी। लेकिन जो गोलाकार प्रोटीन्स है, ये जल में विलेय है, यानी घुल जाती है। और आपको बता दें कि गोलाकार प्रोटीन क्रियात्मक होते हैं, संरचनात्मक नहीं होते हैं, क्रियात्मक होते हैं और उपापचयी प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भाग लेते हैं। अगर इसके उदाहरणों को देखा जाए तो रुधिर प्लाज्मा के इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होता है, ये इसका उदाहरण है। ग्लोबुलिन्स इसका उदाहरण है। एल्ब्यूमिन्स इसका उदाहरण है। एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं। मायोग्लोबुलिन्स है, हिस्टोन्स है, प्रोलैमिन्स हैं आदि इसके उदाहरण होते हैं। अब अगर रासायनिक संयोजन के आधार पर प्रोटीन्स का वर्गीकरण देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सरल प्रोटीन्स, दूसरा है संयुग्मित प्रोटीन्स और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन्स। जो सरल प्रोटीन्स है, इसके अंतर्गत एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, प्रोलैमिन्स है, ग्लूटामिन्स है
और ये बहुत सारे हैं। फिर संयुग्मित प्रोटीन्स के अंतर्गत न्यूक्लियो प्रोटीन्स है, ग्लाइको प्रोटीन्स है, लाइपो प्रोटीन्स है, क्रोमो प्रोटीन्स है आदि ये हैं। और फिर व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत अम्लीय प्रोटीन्स और क्षारकीय प्रोटीन्स आते हैं। तो ये वर्गीकरण हो जाएगा, इसका डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। चलिए अब प्रोटीन्स के कार्यों को समझा देते हैं। तो कार्य में पहला कार्य है, प्रोटीन्स जीवद्रव्य का मुख्य भाग बनाती है। जो प्रोटीन्स है ये जीवद्रव्य का मुख्य भाग बनाती है। दूसरा है मरम्मत एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर में अगर कहीं मरम्मत करनी है, कोई टूट फूट हो गई है तो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर वृद्धि करनी है तो भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। फिर अगला है एंजाइम्स उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जो एंजाइम्स हैं ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और एंजाइम होते क्या हैं वास्तव में, तो सरल प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स क्या हैं, सरल प्रोटीन्स होते हैं और ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। फिर अगला है कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स का निर्माण भी करती है। कुछ जो ऐसी प्रोटीन होती है जो हार्मोन को बनाती भी है। फिर अगला है हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन है या O2 का परिवहन का कार्य करती है। यानी हमारी कोशिकाओं तक O2 को पहुंचाती जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोटीन हमारी RBC में पाई जाती है और O2 का परिवहन करती है। फिर अगला है प्रतिरक्षी के रूप में प्रोटीन शरीर की सुरक्षा भी करती है। यानी एंटीबॉडीज के रूप में हमारे शरीर की सुरक्षात्मक प्रणाली भी बनाती है, सुरक्षा भी करती है। फिर अगला है न्यूक्लियो प्रोटीन्स आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं ये माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन के कार्य हो जाएंगे। अगर प्रोटीन की कमी से हानियों को देखा जाए तो प्रोटीन की कमी से क्वांगसरकोर तथा मैरेस्मस नामक रोग हो जाते हैं। जिनको प्रोटीन की कमी हो जाती है उनको क्वांगसरकोर तथा मैरेस्मस नामक रोग हो जाते हैं और शरीर की प्रतिरोध क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। आशा है आप सभी लोगों को प्रोटीन्स के बारे में डिटेल से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।